हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बसंत कुमार है। आप सभी मित्रों का बीके सोशल ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान हत्या दिवस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है संविधान हत्या दिवस, एक रिजर्व डे मनाने का अनाउंसमेंट किया हुआ है। दोस्तों, 25 जून को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। दोस्तों, तो इसमें कोई बहुत बड़ी खुशहाली वाली बात नहीं है। बहुत ही दुखदायी क्षण था, बहुत ही दुखदायी घटना थी दोस्तों इतिहास में। ये एक तरीके से आप सब लोग कह सकते हैं कि संविधान की निश्चित रूप से हत्या कर दी गई थी। कई सारी पाबंदियां आम जनमानस के ऊपर लगा दी गई थी दोस्तों। तो इसी के टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है, नई आने वाली पीढ़ी को जानना जरूरी है कि इस दिन वाकई क्या घटना घटित हुई थी इतिहास के पन्नों में। तो दोस्तों, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार अगर चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं कि ये संविधान हत्या दिवस क्यों मनाने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, 1971 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को भारी भरकम बहुमत हासिल हुआ था दोस्तों, और वहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पे चुनाव लड़ी हुई थी, और वहाँ करीब 1 लाख वोटों से, करीब 1 लाख मतों से विजयी हुई थी दोस्तों। उस इलेक्शन में रायबरेली में इंदिरा गांधी के सामने जो है विपक्ष की तरफ से जो है राजनारायण नाम के एक प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनको भारी पराजय इसमें झेलनी पड़ी थी। तो जब उनकी पराजय हुई दोस्तों, तो उन्होंने जो है इस पराजय में कुछ अनियमितता, कुछ गड़बड़ी उनको दिखाई दी, महसूस हुआ। तो वो चीज़ को लेके जो है राजनारायण, जो विपक्ष के नेता थे जिनकी पराजय रायबरेली में हुई थी, उन्होंने हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ पे एक याचिका दायर की। और उस याचिका को दायर करते समय राजनारायण, जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट चुनाव हार चुके थे, तो उन्होंने 6 प्रमुख आरोप इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगाए हुए थे। ये 6 आरोप कौन कौन से दोस्तों थे, आइए इनको देखते हैं। दोस्तों, राजनारायण का जो पहला आरोप था वो यह था कि इंदिरा गांधी ने भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिनका नाम यशपाल कपूर था, उनका इस्तेमाल अपने चुनाव एजेंट के रूप में किया, जबकि वो एक सरकारी अधिकारी थे। भारत सरकार के एक जिम्मेदार पद पर वो बैठे थे, और उनसे बिना इस्तीफा लिए ही, यानी राष्ट्रपति ने यशपाल कपूर का इस्तीफा जो है मंजूर भी नहीं किया था, और उसके पहले ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है यशपाल कपूर की सेवाएं बतौर चुनाव में जो है एजेंट के रूप में लिया था। तो ये बहुत गंभीर आरोप था। और दूसरा आरोप ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली चुनाव में जो है राजनारायण के अगेंस्ट जो है एक व्यक्ति को करीब 50,000 रुपये के रिश्वत देके, घूस देके जो है खड़ा कर दिया था। वो इस उद्देश्य से खड़ा किया था कि ये राजनारायण के जो वोट हैं उसमें कहीं ना कहीं ये काट कर सकें, उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सके, जिसका सीधा बेनिफिट इंदिरा गांधी जी को मिलना था। तो ये बहुत गंभीर आरोप दूसरा था दोस्तों। राजनारायण का जो तीसरा आरोप मित्रों था, तो वो ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है भारतीय वायुसेना के जो विमान थे उनका जो है अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल किया, जो कि एक बहुत ही गंभीर अपराध था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी नेता को जो है वायुसेना की विमानों का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए था। ये तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आरोप था। और राजनारायण का जो चौथा आरोप था वो बहुत ही और ज़्यादा गंभीर हो जाता, वो ये था कि इलाहाबाद के जो तत्कालिक डीएम थे और एसपी थे, जी हाँ, डीएम जिलाधिकारी, एसपी अर्थात पुलिस अधीक्षक, उनका इस्तेमाल चुनाव में जो है इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो ये बहुत ही बड़ा आरोप था दोस्तों। जो राजनारायण का जो 5वां आरोप था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर, वो ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कंबल वितरित किए, शराब का वितरण किया गया, यानी गलत तरीके से जनता को लुभाने के लिए उन्होंने जो है शराब जैसी नशीली चीज़ों का वितरण किया, और कंबल गरीबों में, जनता में, आम जनमानस से वितरित किए, जिसका उसको तत्कालिक फायदा जो है चुनाव में मिल सके। तो ये 5वां प्रमुख आरोप था। और जो छठा आरोप की हम बात करते हैं, तो छठे आरोप में दोस्तों ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो है चुनाव में जो एक निर्धारित सीमा तय की जाती है धनराशि, रुपया खर्च करने की, उस धनराशि की जो सीमा थी उससे अधिक पैसा उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल किया था। यानी जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा, चुनाव में एक निश्चित धनराशि डिक्लेयर कर दी जाती है कि ये प्रत्याशी इतने रुपए, इतने लाख, इतने करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि नहीं खर्च करेगा। वहाँ पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तय सीमा से अधिक की धनराशि चुनाव प्रचार में अपना खर्च की थी। तो ये 6 प्रमुख आरोप राजनारायण ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगाए थे।
तो मित्रों 1971 में दाखिल की गई याचिका जो राजनारायण ने दाखिल की थी उसमें निरंतर सुनवाई होती रही इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और सुनवाई होते होते 2-3 साल 4 साल का समय भी बीत गया। और 12 जून 1975 का वो दिन था जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो तत्कालीन जज साहब थे जगमोहन लाल सिन्हा। जी हाँ, जगमोहन लाल सिन्हा थे तत्कालीन जज साहब। उन्होंने अपना फैसला जनता के समक्ष सुनाया। उस फैसले में डिसीजन ये लिया गया, ये दोषी पाया गया कि हाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसमें ये दोषी पाई गई। और अन्य सभी उनके जो आरोप थे उनको खारिज कर दिया गया। सिर्फ इसमें दोषी पाया गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का, सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया है, इस चीज़ का उनको दोषी पाया गया। और जज साहब श्रीमान जो है जगमोहन लाल सिन्हा जी ने अपने डिसीजन में आदेश दिया कि ये जो इनका निर्वाचन हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, ये पूरी तरह से अवैध था, अर्थात उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों। और उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी गई, यानी मताधिकार का प्रयोग श्रीमती इंदिरा गांधी 6 साल तक नहीं कर सकेंगी। तो जो ये कुछ घटनाएं थी जिन्होंने जो है आपातकाल की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभाई। अब तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला सुना दिया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उनकी टीम ने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उनको कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो फैसला था उसको बरकरार रखा। परिणाम इसका ये हुआ कि अब उनकी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, वो भी खतरे में पड़ने वाली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो है अपने सहयोगियों की पार्टी के जो सदस्य थे, उनके जो सीनियर लीडर थे, उनके साथ बैठक किया कि नहीं किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाया जाए या इस्तीफा दे दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर उनके यहाँ विचार विमर्श शुरू हो गया दोस्तों। और इसी बीच जो है पूरे देश में बहुत ज़्यादा विद्रोह श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गया कि नहीं, उनके खिलाफ फैसला आ चुका है और वो कुर्सी से अपना त्यागपत्र नहीं दे रही हैं, यानी सत्ता की लोभी हो गई हैं। ऐसा माहौल इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खिलाफ जो है बनने लगा। इसी बीच जो है 1975 के आसपास ही गुजरात में असेंबली इलेक्शन होता है और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ माहौल इंदिरा गांधी के खिलाफ बनता जा रहा था और देश में चारों तरफ एक भयंकर जो है दबाव की स्थितियां हो रही थी कांग्रेस सरकार के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर कि भाई आप मानवीय नैतिकता के आधार पे आप योग्य नहीं है इस पद के लिए। जब तक आप लोकसभा के लिए पर्याप्त जो है योग्यता ना हासिल कर लें तब तक वो आपको प्रधानमंत्री के कुर्सी से हट जाना चाहिए। चारों तरफ जो है इस्तीफे, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही थी। तो वहाँ पे कांग्रेस नेताओं ने सोचा कि भाई अब कैसे क्या किया जाए, अगर सत्ता में रहेंगे पार्टी जो है प्रधानमंत्री अगर आप बनी रहोगी तभी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद न छोड़ने का फैसला लिया और इसी तरीके से इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम प्रधानमंत्री में बने रहते हुए जो है उन्होंने एक अशांति का मुद्दा जो है छेड़ दिया कि नहीं हमारे देश के अंदर अशांति जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल रातों रात श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को जो है जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अपने देश के, उनसे सलाह मशविरा किया जिनका नाम था फखरुद्दीन अली। जी हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनसे मंत्रणा की और रातों रात इमरजेंसी लगाने का फैसला ले लिया गया। दोस्तों इमरजेंसी वाकई अपने देश की इतिहास में बहुत ही बड़ा काला धब्बा था, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही काला दिन था दोस्तों। इमरजेंसी पूरे देश में लग गई दोस्तों। 25 जून की रात जो लिया गया निर्णय था उसने पूरे देश को जेल खाने के रूप में तब्दील कर दिया गया था दोस्तों। पूरे देश में जो है जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि आर्टिकल 352 के तहत वो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो दोस्तों जैसे धारा 352 लग जाती है तो 358 जो आर्टिकल 358 है वो स्वतः एक्टिवेट हो जाती है दोस्तों। जैसे स्वतः जो है 358 आर्टिकल एक्टिवेट हो गए तो यहाँ पे जो हमारे संविधान के रीढ़ कही जाने वाली आर्टिकल 19 है यानी आर्टिकल 19 जो है उसका पतन हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को हो सकता है मालूम हो कि संविधान के जो आर्टिकल 19 थी उसमें आम जनमानस के जो मूल अधिकार थे, स्वतंत्रता के अधिकार थे, व्यापार करने के अधिकार थे, मीडिया को जो जिसको चौथा स्तंभ देश का कहा जाता है उनके जितने सारे अधिकार थे वो सब के सब समाप्त कर दिए गए दोस्तों। और सभी को जो है देश के अंदर जो भी प्रतिष्ठित नेता थे उनको जेल में ठूंस के भर दिया गया। जो यहाँ तक कि जो मीडिया के कर्मी थे उनको भी जो है
ठूस के जो है भर दिया गया जेलों के अंदर, यानी जेल खाना देश को बना दिया गया दोस्तों। किसी को ना बोलने की आज़ादी रह गई, ना संगठन बनाने की आज़ादी रह गई थी, ना व्यापार करने की आज़ादी, ना किसी को कहीं आने जाने की आज़ादी रह गई थी। यानी बहुत ही तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा नर्क बना दिया था देश को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा के 25 जून 1975 ईस्वी को दोस्तों। इसलिए इस घटना को इतिहास भूले नहीं। आज की जो नव युवक पीढ़ी है उनको जानकारी होना चाहिए कि 25 जून 1975 को क्या हुआ था दोस्तों। तो इसी चीज़ को जो है लोगों को जानकारी हो, इसके लिए संविधान हत्या दिवस मनाने का सरकार ने फैसला लिया है, जो वाकई स्वागत योग्य कदम है दोस्तों। इसको सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे इतिहास में एक्चुअल घटना क्या घटित हुई थी दोस्तों। पूरा देश करीब 21 महीने तक जो है मतलब एक तरीके से लॉक हो गया था, जेल खाना बन गया था पूरे 21 महीने तक दोस्तों। 25 जून 1975 से लेकर के दोस्तों 21 मार्च 1977 ईस्वी तक, जी हाँ 21 मार्च 1977 ईस्वी, पूरे 21 महीने यानी 21 मंथ जो है देश पूरा इमरजेंसी जैसी समस्या से पीड़ित रहा दोस्तों। करीब 2 साल, लगभग 2-3 महीने बाकी थे, लगभग 2 साल इमरजेंसी का दंश देश ने झेला। तो दोस्तों इस चीज़ को जो है जानकारी लोगों को देने के उद्देश्य से संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि संविधान हत्या दिवस क्यों मनाते हैं दोस्तों। तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में अवश्य मिल गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों मुझको उम्मीद है कि ये आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो अपने इतिहास में काला दिन था, जो काला अध्याय था, 25 जून 1975 के रात्रि जो घटना घटित हुई और उसके बाद 21 महीने तक जो भी घटनाक्रम देश ने झेला, जो भी दुखदायी समय व्यतीत किया, लोगों को जेलों में भरा गया, कैसे अत्याचार हुआ, कैसे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया, ये सब चीज़ जानना नव युवक जो पीढ़ी है, नई हमारी पीढ़ी है, युवा वर्ग हैं, उनको जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसलिए मैंने भी सोचा कि इसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया जाए, जिससे लोगों को भी कुछ जानकारी हो सके दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। किसी तरीके कोई कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद।